तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो विधानसभा का ये सत्र असेंबली कहीं सियासी अखाड़ा बन के ना रह जाए, कुछ प्रोडक्टिविटी बिल्कुल इस बार देखने को मिले, ऐसा हरियाणा की जनता भी चाहती है। आज क्या क्या हुआ है वो पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में, और उसके बाद जो हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। इस बार सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई। इसके बाद गवर्नर प्रोफेसर असीम घोष का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल असीम घोष ने अपने अभिभाषण में कहा कि राष्ट्रगान और वंदे मातरम पूरे देश को जोड़ते हैं। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा सरकार जनहित और गुड गवर्नेंस के प्रति समर्पित है। 2047 तक राज्य का रणनीतिक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसमें उद्घोष, कृषि, रोजगार, नई तकनीक और सिंचाई पर जोर है। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल असीम घोष ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु सरकार द्वारा 71,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार किसानों को कम लागत में अधिक लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना से हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। हरियाणा देश में सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवा रहा है और इसे लेकर बुजुर्गों को किसी भी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। पात्र लोगों को 60 की उम्र पूरी करते ही पीपीपी के जरिए घर बैठे ही पेंशन मिल रही है। जीएसटी में देश को रेवेन्यू देने में हरियाणा का 5वां स्थान है। इसके अलावा देश के जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा का 7.34% योगदान है। हरियाणा में पारदर्शी सिस्टम को बनाते हुए 160 स्कीम का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। विकसित भारत की तरह ही विकसित हरियाणा 2047 विजन पर काम किया जा रहा है। हरियाणा का भविष्य सुनहरा है। इस पर कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि सरकार के डॉक्यूमेंट में कुछ भी विजनरी नजर नहीं आया। ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है किसी सरकार का जी, जो उस सरकार की दशा और दिशा को बताता है कि हमारी कंडीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हम किधर जाना चाहते हैं। लेकिन उसमें ऐसी कोई इसमें चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई विजनरी बात हो, प्रदेश को आगे ले जाने वाली बात हो। अभिभाषण पर राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि कुछ काम हो चुके हैं और कुछ काम हो रहे हैं। देखो, जो पहली हमारे एड्रेस किया था हमारे गवर्नर ने, वो सारी ज़्यादातर सभी उनको पूरा कर दिया गया है और कुछ प्रोसेस में है और जो रह गई है उनको भी जल्दी पूरा कर दिया जाए। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने कहा कि अभिभाषण में राज्यपाल ने जो कहा वो जमीन पर नजर नहीं आता, जो कहा उसमें जमीन और आसमान का अंतर नजर आता है। रिपीटेड प्रोसेस था जो पिछली बार हुआ और इसमें सच्चाई परे आसपास तक दिखाई नहीं दे रही। जो चीज़ें थी, इसमें जो चीज़ें बोली गई माननीय राज्यपाल जी के द्वारा, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा और मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भाषण अच्छा था, सरकार का विजन पेश किया गया कि सरकार आखिर कैसे काम करेगी। असीम घोष जी ने अपना विजन प्रस्तुत किया, सरकार का विजन कि भाई आने वाले समय में और इस बजट में 2026-27 में सरकार कैसे काम करे। हरियाणा की सारी पूरे साल की जो उन्होंने कहा वो प्रदेश के हित की बात थी। राज्यपाल ने कई विधेयकों के संशोधन पर भी मोहर लगा दी। इनमें हरियाणा माता मनसा देवी संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा माता शीतला देवी संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा वित्त पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा आवास बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 है। ये विधेयक दिसंबर 2025 सत्र के दौरान पेश किए गए थे। तो वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस के मुद्दे को भी सदन में उठाया गया। ऐसे में देखना ये होगा कि सदन की इस बार की कार्यवाही कितनी प्रोडक्टिव रहती है, या छींटाकसी के इस दौर में ये सदन की कार्रवाई भी सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कुछ सवाल है और उन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं।
पहला सवाल जो रहने वाला है वो ये होगा कि बजट सत्र में क्या इस बार मुद्दों पर बात हो पाएगी। ये पहला सवाल है, इस पर बात करेंगे हम। क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर इस बार बात हो पाएगी, जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो पाएगी। दूसरा सवाल है, क्या इस बार भी हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी सदन की कार्रवाई, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी नहीं रहेगा। कितनी प्रोडक्टिविटी इस सदन की रहेगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। हरियाणा की जनता के मुद्दों पर कितनी बात हो पाएगी बजट सत्र में, इस बार जनता से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है, क्या उस पर चर्चा हो पाएगी या वॉकआउट जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, या फिर बेहद दिलचस्प हो जाता है जानना जब असेंबली चल रही होती है, कार्यवाही हो रही होती है, तो वो सियासी अखाड़ा न बन के रह जाए, विधानसभा में तमाम मुद्दों को उठाया जाए, उस पर बात की जाए, सरकार से सवाल भी किया जाए तो सरकार का उस पर जवाब भी आए। विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो वो सरकार से पूछना चाहता है, उन मुद्दों को बिना किसी हंगामे के जनता के सामने रख पाए। 20 फरवरी 2026 हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम से इसकी शुरुआत हुई है। राज्यपाल असीम घोष का अभिभाषण हुआ आज। उन्होंने विकसित हरियाणा 2047 का जो विजन है वो सबके सामने रखा, जिसमें महिलाओं, किसानों, पेंशन और जीएसटी पर सरकार के जो तमाम दावे हैं, सरकार का जो विजनरी डॉक्यूमेंट है उसको उन्होंने सामने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सदन में विकास की गंभीर चर्चा होगी या फिर हाउसिंग बोर्ड के HSVP में विलय जैसे मुद्दों पर सियासी घमासान मचा रहेगा। चलिए, तो आज क्या क्या हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। गुलशाद अली चौहान कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह कनेक्ट हो गए हैं, NLO से प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, आज अभिभाषण हुआ है, आपके तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने कहा है कि बहुत विजनरी डॉक्यूमेंट था ये जिसको राज्यपाल ने पेश किया, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि इसमें कुछ भी विजनरी नजर नहीं आया है। ऐसे में अब आप अपना पक्ष रखते हुए बताएं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार का विजन किन किन सेक्टर्स में किस तरीके से काम करने को लेकर है, जिसको विपक्ष नहीं देख पा रहा है। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए समर्पित है और हरियाणा की जनता के हित में हम लोग बजट लेकर के आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 2 मार्च को हरियाणा का जो एक जनता के हित में जनहितैषी बजट को पेश करेंगे। आज जिस तरह से महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष जी ने अभिभाषण की शुरुआत से ये हरियाणा का जो बजट सत्र की जो शुरुआत है, आज शुरुआत हुई है और 20 फरवरी यानी आज की तारीख से शुरू होकर के ये 18 मार्च तक चलेगा और हरियाणा के इतिहास का संभवतः ये लगभग 27 दिन, हम कह सकते हैं 1 महीना तक चलने वाला ये बजट सत्र की एक लंबी अवधि हरियाणा की विकास की योजनाओं पर एक विस्तृत चर्चा हो जाए और जनहित के लिए जो सरकार योजनाएं लेके आती है वो जनता के बीच में जाने का मौका मिल जाए, इसलिए एक लंबा सत्र का ये समय रखा गया है। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2047 का $1 ट्रिलियन से अधिक की जो अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर के जो संकल्प है हरियाणा का, उसको दोहराया है। जो विकसित हरियाणा से विकसित भारत से विकसित हरियाणा के हमारे संकल्प को साकार करना है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से जिस तरह से हमारी मातृशक्ति महिलाओं को 2100 रुपए महीने हमने देने का काम किया, उसको माननीय राज्यपाल महोदय ने दोहराने का काम किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से किस तरह से 1,56,000 गरीब लोगों को हमने मकान बनाकर देने का काम किया है। माननीय राज्यपाल ने ये भी बताया है कि किस तरीके से मारा गांव जगमग गांव योजना के माध्यम से
6019 गांवों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया है। लगभग 6200 गांव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें से लगभग 6000 से अधिक गांवों को हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पूजा जी, तो ये मात्र 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर पाए थे। वहीं 2025 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने वित्त मंत्री के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश करके ये दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की सोच है। इसके साथ साथ मैडम आपने जो बताया अभी कि किन विषयों पे हम लोग ध्यान देंगे, देखिए चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो कृषि है या फिर ग्रामीण विकास है, चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण का मामला है या कानून व्यवस्था है, चाहे हमारे युवा हैं, चाहे हमारे छोटे उद्योगपति हैं, हर विषय के ऊपर गांव गरीब किसान को लेकर के ये बजट समर्पित रहेगा। और ईमानदारी और योग्यता से जिस तरह से हमारी सरकार ने, मैडम कंप्लीट कर रहा हूं, 2 लाख सरकारी नौकरी देकर के हरियाणा के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है। जिस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6000 रुपए सालाना किसानों को दिया है, और जिस तरह से सभी फसलों को एमएसपी पे खरीद करके अपने किसान को समृद्ध बनाने का काम हमने किया। आज पूरे हरियाणा का किसान बहुत समृद्धशाली है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा तेजी से आगे बढ़ा है, और जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद लगातार तीसरी बार सरकार बना करके हमें जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसको हम पूरा करेंगे। हरियाणा के इतिहास का सबसे अच्छा बजट, जनता के हित का बजट हम लोग पेश करेंगे। और विपक्ष का काम राजनीति करना है मैडम, इनको तो हर जगह गलत ही दिखाई देता है, मुझे लगता है इसीलिए जनता ने इनको विजन नजर नहीं आता है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास वापस। गुलशाद अली जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। उनके हिसाब से तो युवाओं के लिए भी उन्होंने काम किया है, महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया है, किसानों के लिए, वो अन्नदाताओं के लिए काम कर रहे हैं। 5वें स्थान पर हरियाणा जो है वो देश को रेवेन्यू देने में भी आ गया है। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने अपनी बात बताई है, साइज भी उन्होंने बजट का बढ़ा दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को विजनरी क्यों नहीं लगता? क्यों आपको जमीन पर और जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर जमीन आसमान का अंतर नजर आता है? मेरे सभी दर्शकों जी, न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये किया, यूथ एंड स्किल में ये किया, एग्रीकल्चर में ये किया, और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर में इस टाइप से इन्होंने बताया काफी चीजें। बीजेपी हर बजट को एक इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि बीजेपी जस्ट एक इवेंट कंपनी है। भाजपा हर चीज को एक इवेंट की तरह पब्लिक के बीच में लेके जाती है, और इनके जो नुमाइंदे हैं, जो इनके एमएलए हैं, जो इनके मंत्री हैं, वो सभी लोगों के बीच में उसका दुष्प्रचार करते हैं, जबकि आंकड़ों में कुछ होता है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। अभी इन्होंने क्या बताया कि भाई 2.5 हजार करोड़ का जो बजट इन्होंने पेश किया, और उसका विजन लेके गए, रोड मैप लेके गए 2047 में लेके, कि 2047 में हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो सेशन है हमारा 2026-27, उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या दिया, स्पोर्ट्स जो कि हरियाणा का एक तरह से मुख्यतः एक तरह से स्पोर्ट्स में हरियाणा बहुत ही एक तरह से राइज किया था भूपेंद्र हुड्डा की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग, और उसके अनुसार ही हम कॉमनवेल्थ में इतने गोल्ड मेडल लेके आए थे और ओलंपिक में लेके आए थे। उसके बावजूद इन्होंने क्या दिया भाई, आज जो खिलाड़ी हैं हमारे परेशान है, उनके लिए फंड नहीं है। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ इन्होंने 13% का वो किया है एलोकेशन, हेल्थ में भी इन्होंने घटाया है। और दूसरा, इन्होंने एआई के लिए एक तरह से 200 शायद 20 करोड़ रुपए इन्होंने अलॉटमेंट किया है, जो कि बहुत ही एक तरह से कम है। तो ये क्या करते हैं, ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं, लेकिन होता है एक झुनझुना इनके हाथ में। बीजेपी का ये जो प्रोपेगेंडा है ना, तो ये क्या है, सिर्फ अपने इवेंट कंपनी के रूप में लेते हैं इसको जी। तो अभी क्या करें, अभी माता शीतला देवी के दिए, माता भीमेश्वरी देवी के, और एक तरह से मनसा देवी के लिए, इनके लिए इन्होंने एलोकेशन किया है। चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया। अगर इनकी नीति और नियत साफ है तो इनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने, इनका मैनिफेस्टो था जो केंद्रीय, जिस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए थे, तो सबसे पहले इनका यही एजेंडा था और इसी को लेकर के हमारे बीच में आए थे। और जनता को लगा था कि भाई हमारे लिए एक अच्छा इंसान कोई आया है, विश्व पुरुष आया है, और वो हमारे किसानों की समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आपने देखा है, लगातार धरने प्रदर्शन, कुंडली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे हमारे 300-400 किसान शहीद हो गए।
तो ये इन लोगों के किसानों के प्रति वो है। और आपने देखा है भाई पहलवान, आपने देखा है जंतर मंतर पर कैसे बैठ रहे, और सरकार एक तरह से बैरी सरकार के रूप में उन्होंने उनको सुना नहीं। तो ये इनके खिलाड़ियों के प्रति इनका वो है, दृष्टिकोण है जो। और रही बात महिलाओं की, अभी लाडू लक्ष्मी योजना के लिए इन्होंने 5,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है, यानी उसमें क्या है, अभी इन्होंने इतनी सारी वो लगा दी है उसके अंदर फॉर्मेलिटीज कि उनका क्राइटेरिया कोई फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, और इसीलिए कोई उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है। कभी कहते हैं कि भाई उसको 3 किस्तों में देंगे। अरे पेंशन सम्मान निधि चौधरी देवीलाल ने शुरू की, भूपेंद्र हुड्डा ने दी, 1 टाइम पे किया, अभी कह रहे हैं कि उसको एफडी में देंगे। तो रोज रोज उनमें नए नए अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि नौसिखिया सरकार है, टोटली नोविस है। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वही हमारे वित्त मंत्री हैं, जबकि उनको फाइनेंस का कोई जीरो भी उनको नॉलेज नहीं है। अब इंडिया गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और वो आप लोगों को पता है कि अर्थशास्त्री हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का उनका आपको पता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी हैं। तो ऐसे ही किसी लायक आदमी को इन्होंने वित्त मंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, सिर्फ ठीक है, एक तरह से ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास आप बने रहे, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है, थोड़ा उसे भी ठीक कर दीजिए जरा। लौटेंगे आपके पास वापस, और ओंकार सिंह जी कनेक्टेड है हमारे साथ इनेलो से। मैं विजेंद्र जी आपका रिएक्शन जरूर लेती, पर ओंकार जी से पहले रिएक्शन लेते, फिर उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। ये जमीन आसमान के अंतर को लेकर बात करेंगे। 2 मिनट का रिएक्शन दे दूं मैडम? मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ ओंकार जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले रही हूँ, फिर आप ही के पास आऊंगी। आप जो तमाम बातें यहाँ पर गुलशाद जी की तरफ से कही गई है, ओंकार जी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, या फिर सिर्फ विरोध के लिए विरोध नजर आता है? विपक्षी पार्टी आप भी हैं, आप क्या सोचते हैं? पूजा जी, 15वीं विधानसभा का दूसरा सत्र है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सत्ता पक्ष को सद्बुद्धि दे, बजट ऐसा दे जिससे हमारे को रोजगार मिले, युवाओं की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले आम व्यक्ति को, बुजुर्गों की पेंशन ना काटी जाए, बीपीएल परिवार जिनको राशन मिल रहा है उनका राशन लगातार बना रहे, काटने की कोशिश ना कर रहे, चिकित्सा व्यवस्था सुधरे, शिक्षा व्यवस्था सुधरे। आपने 3-4 प्रश्न पूछे, बहुत बढ़िया उम्दा प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न आपने पूछा क्या बजट का सत्र जनता के हितों में साधेगा, उनकी बात करेगा? देखिए, विपक्ष का काम होता है, मेरे भाई विजेंद्र नेहरा जी बोल रहे थे कि विपक्ष तो राजनीति करता है। राजनीति कहते किसे? राजनीति के 2 पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष में जब व्यक्ति सत्ता में होता है तब उसका धर्म होता है कि जनता के हित की बात करे, जनता के हित के नियम कानून बनाए और जनता के हित में सारे फंड्स एलोकेट कराए। जब विपक्ष में होता है तब उसका धर्म होता है कि जनता की अगर कोई परेशानी है उसको सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाए, उसकी समस्याओं को हल कराने की कोशिश करे और जनता की आवाज बने। इसी तो राजनीति कहते हैं। और किस चीज को राजनीति कहते हैं? अगर बीजेपी ने कुछ मायने चेंज किए हैं तो ये है कि राजनीति का डिग्रेड हो गया। राजनीति में धर्म और जाति में इतनी व्यवस्थाएं पैदा कर दी है बीजेपी ने कि आज आम व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका है, राजनेताओं को गालियां तक निकालता है। देखिए, आपने दूसरा प्रश्न पूछा क्या ये हंगामे की बेट चढ़ेगा? हंगामे की बेट चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है सत्ता पक्ष पर। हमारे 2 विधायक हैं और हमारे 2 विधायक जिन्होंने 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डिबेट चल रही है, 15 मिनट और चलेगी, ऑफिस में बैठा हूं, आ जाओ। तारांकित और 4 तारांकित प्रश्न पूछे। देखिए, हमारा तो धर्म ये कहता है कि जनता का जो भी मुद्दा हो उसके ऊपर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से जोर लगाया जाए। जैसे बुढ़ापा पेंशन उन्होंने काटने की कोशिश करी और उसको हमने काटने नहीं दिया। मैं राज्यपाल महोदय जी का बहुत आभारी हूं, उनका भाषण पढ़ रहा था मैं, उन्होंने कई चीजें लिखी। उन्होंने कहा कि 2047 का विजन है, विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित हरियाणा भी होना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा जी पूजा जी, कौन नहीं चाहेगा कि विकसित हरियाणा हो? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2047 के विजन के लिए आपने कोई पॉलिसी भी बनाई? आप 2014 में बात करते थे, मोदी जी कहते थे 5 वर्ष दे दिए। जब नोटबंदी आई, मोदी जी ने कहा मेरे को सिर्फ 50 दिन दे दो मेरे भाइयों, कोई गलती निकले तो बुला लेना मेरे को जिस चौक पे आओगे। उसके बाद इन्होंने कहा 2022 में प्रत्येक किसान की आय दुगनी होगी, 2022 में प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में नल में जल मिलेगा। ये क्या हो रहा है? अब 2022 निकल गया, 2026 की बात आ गई, 2026 में कहते हैं 2047 की बात करें। बहुत अजीब बात है। 2047 के लिए विजन क्या है? देखिए, 1 मिनट में बात पूरी करूंगा। आज हमारे युवा को रोजगार चाहिए। आज जो युवा 30 साल का है वो युवा 2047 तक
51 साल का हो जाएगा, क्या तब रोजगार देंगे? बहुत अफसोस की बात है। रोजगार हमें आज चाहिए, उद्योगीकरण आज चाहिए। हम सरकार का साथ देंगे, लेकिन सरकार भी तो जनता का साथ दे। सरकार तो कोशिश कर रही है बीपीएल परिवारों के राशन काटने की। 52,80,000 परिवार, आप खुद सोचिए, जो 2024 में चुनाव से पहले थे बीपीएल, उनमें से 13.5 लाख परिवारों को काट दिया इन्होंने। और अब मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे 37,000 लोगों की जो पेंशन लगी है, बुढ़ापा पेंशन, वो बिना आयु के सत्यापन के लगी जी। कैसे हो सकता है पूजा दी? क्या जिन अधिकारियों ने पेंशन लगाई वो इसका सत्यापन नहीं किया उन्होंने, या किसके कहने पर लगाई? इन्हीं के बंदों के कहने पे, इन्हीं के बूथ प्रधान, मंडल प्रधान, हल्का प्रधान, किसी के कहने पे तो लगाई होगी। तो उनको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन आम जनता को क्यों दुखी करते हो? आज आम जन परेशान है, चाहे वो पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था हो। एक बात कह के खत्म करूंगा, 1 नवंबर से हरियाणा में नई पेपरलेस व्यवस्था शुरू हो चुकी है। उस पेपरलेस व्यवस्था में मैं हजारों बार बोल चुका हूँ कि उसमें खाना कास्ट के मालिकों की रजिस्ट्री बंद है। अब जिस व्यक्ति ने अपना एक प्लाट, एक मकान बेचना है, 1 नवंबर से वो रजिस्ट्री बंद हुई पड़ी है। इस पे सरकार की कान तक जूं क्यों नहीं रेंग रही? क्यों सरकार नहीं जानती? सरकार असल में तानाशाह हो चुकी है और इसके अधिकारी, सारे अधिकारी मैक्सिमम करप्ट हो चुके हैं। कौन सा विभाग ऐसा है जिसमें करप्शन ना हो? ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं नेहरा जी को चैलेंज करता हूँ, आप जिस शहर में कहते हो उस शहर में मैं आ जाता हूँ, मेरे को एक विभाग दिखा देना जिसमें करप्शन ना हो। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। विजेंद्र जी, अब आपका रुख करते हुए आप अपना जवाब भी दीजिएगा जो आप देना चाह रहे थे, और इसके साथ साथ एक और सवाल मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूं। आप कह रहे हैं कि हरियाणा जीएसटी में 5वें स्थान पर है, लेकिन इसका असर बेरोजगारी और महंगाई पर क्यों नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कोई ठोस राहत क्यों नहीं मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए पूजा जी, आंकड़ों के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर देश में 6.5% की महंगाई दर थी। आज महंगाई दर 3% से नीचे है, तो महंगाई हमारी सरकार में कम हुई है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर महंगाई का इतना बुरा हाल था, इतना त्राहिमाम कर रही थी जनता, कि बॉलीवुड वालों को स्पेशल गाना बनाना पड़ा कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। ये गाना बॉलीवुड ने कांग्रेस सरकार में महंगाई की मार को देखते हुए बनाया था। और मैडम देखिए, आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय थी वो मात्र 1,47,000 रुपए थी। जो प्रति व्यक्ति आय बताइए क्या रेट था? सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आई। समय के साथ महंगाई कम हो रही है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? समय के साथ जो महंगाई हमें हर चीज में बढ़ती नजर आ रही है, वो किस चीज में कम हो रही है? मैडम देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आंकड़ों की बात देखिए, प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं, अरे भैया सुन लीजिए, पहली बार डिबेट में आए हो क्या? सुन लीजिए पहले। देखिए मैडम, मैं अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर मात्र 1,47,000 प्रति व्यक्ति आय थी। आज लगभग 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और मेरे साथी को शायद नहीं पता, मैं तो किसान बैकग्राउंड से आता हूँ, गाँव में रहता हूँ, कृषि करता हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया है मैडम, देखिए स्वामीनाथन आयोग की जो आयोग बना था, स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी 2006 से 14 तक लागू नहीं कर पाई। हमने आते ही उनकी 200 सिफारिशों को लागू करने के काम किया। और ये मेरी बात मत मानिए, आप मैडम मेरी बात मत मानिए, ये क्या बकवास कर रहे हैं बीच में? गुलशाद जी बीच में तमीज नहीं है क्या आपको डिबेट करने की? ये तमीज और तहजीब नहीं है क्या? प्लीज डोंट इंटरवीन। गुलशाद जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मैडम देखिए मेरी बात। विजेंद्र जी आप शॉर्ट में खत्म करिए अपनी बात। गुलशाद जी, फिर आप ही के पास आ रहे हैं हम। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। गुलशाद जी, आप क्या बात बोल रहे थे? आप कंटिन्यू करिए। जनाब, जनता चाहती है समाधान, और इसके लिए, क्योंकि बजट आपको पता है मैडम, कोई खाली आंकड़े नहीं होते। बिल्कुल, ये आम आदमी की जेब से जुड़ा होता है, किसान की जेब से जुड़ा होता है, कर्मचारी की जेब से जुड़ा होता है, और युवा के भविष्य से जुड़ा होता है। ये खाली ये नहीं है कि भाई आंकड़ों की बाजीगिरी कर दो आप। अभी ये मेरे साथी बता रहे थे कि भाई कांग्रेस टाइम में महंगाई ज्यादा थी, हमारे टाइम में सिलेंडर 400 रुपए था, आज क्या रेट है? और पेट्रोल का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, नमक का क्या रेट था, दाल का क्या रेट था? और अभी तेल का जो एडिबल ऑयल है, तेल है जो सरसों का तेल है, उसका क्या रेट था? तो कंपेरेटिवली अगर हम आए तो कांग्रेस टाइम में आप देखिए तो बहुत ही कम रेट थे। तो
दूसरी बात इन्होंने क्या कह रहे हैं भाई, ये ना तो रोजगार उन्मुखी है, ना ही विकास उन्मुखी है, ना ही सामंजस्यपूर्ण है। अभी हमारे यहाँ पलवल के अंदर एक गांव के अंदर एक ऐसी भी रेशम में बीमार आई है जिससे 60 आदमी मर गए एक गांव के अंदर जी। तो ये तो नामीबिया के आप साउथ अफ्रीका जैसे आंकड़े आ रहे हैं, जबकि हम तो WHO से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ कि समय के साथ कौन सी महंगाई कम हो रही है तो हमें तो नजर नहीं आ रहा है चीजों में। लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, इस बार अब क्योंकि बजट सत्र है और विपक्ष के अपने तमाम मुद्दे होते हैं जिनके तहत वो चर्चा की मांग करता है और जनता से जुड़े ही मुद्दे होते हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो मुख्य तौर पर उठाना चाह रहे हैं आप लोग कि इस पर तो गंभीर चर्चा हो जाए? देखो, बजट का जो एलोकेशन है जनाब, वो क्या है, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कम रखा है, 13% रखा है, हेल्थ के सेक्टर में भी इन्होंने बहुत कम रखा है, और ये सिर्फ इन्होंने लोक लुभावना बजट पेश किया है सिर्फ ये, और ऐसे ही इन्होंने सेंटर में किया है। केंद्र सरकार में इन्होंने ना तो कोई छूट दी है हमें, और ना ही किसानों के लिए कोई ऐसा वो लेके आए हैं कोई भी स्वामीनाथन आयोग लागू करना है, क्योंकि 2014 का जो मैनिफेस्टो था ना बीजेपी का, अभी भाषण ही हुआ है 2014 का जो मैनिफेस्टो था जिसमें नरेंद्र मोदी जी जिस सरकार बनाई थी, तो उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा था। और जो ओमकार भाई बता रहे थे कि भाई मुझे चौक में पूछ लेना, तो अब पूछ रहे हैं लगातार, अभी भाग गए, विजेंद्र जी कहाँ भाग गए समझ में नहीं आ रहा उनका भी। तो अगर हमने कोई सवाल पूछ लिया तो बीच में से भाग गए। भाई विपक्ष है हमारा, तो हक है अभी पूछने का, और मीडिया और विपक्ष नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे? वो तो तानाशाही हो जाएगी। कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं इस बारी, आप तो बता दीजिए, कौन से मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं? हम एक तो जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो इन्होंने एक तरह से जो क्रियान्वयन है वो अच्छे तरीके से नहीं किया है। दूसरा, अभी इन्होंने क्या किया, 35% अभी जो रोजगार के मामले में जो HSC के हमने अभी परसों भी उसमें प्रोटेस्ट किया है, तो इन्होंने क्या है 35% का ऐसा क्राइटेरिया रखे, उसमें क्या है एलिजिबिलिटी कोई भी प्रूव नहीं कर पा रहा है। कोई भी कैंडिडेट, क्या हरियाणा के अंदर इतने IAS आते हैं, हरियाणा से इतने IPS आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हमारा 16% का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई भी लड़का एक तरह से एलिजिबल नहीं हो सकता। और ये क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू ये बैकडोर एंट्री देंगे, ये क्या करेंगे, गुजरात से उधर से ये लड़कों को भरेंगे ये। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ के लड़कों के लिए ये जो क्राइटेरिया बनाया है इन्होंने गलत तरीके से, जो हमारे HSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, तो उसको ठीक करना चाहिए इनको। और दूसरा, किसानों के लिए जैसे गन्ने का रेट है, अभी पंजाब पहले हरियाणा में सबसे ज्यादा रहता था कांग्रेस के टाइम में, तो गन्ने का रेट भी इन्होंने कम कर दिया है। दूसरा, स्वास्थ्य में क्या हुआ, आयुष्मान योजना का जो फंड है ना, हॉस्पिटल उसमें इलाज करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इनको जो भी चीजें सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको फंड लेके आना चाहिए। और बहुत सारे स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों को। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो सरकार थी तो शिक्षा और स्वास्थ्य है, और दूसरा स्पोर्ट्स, इस पे फोकस रहता था। और हमारा जो एक तरह से कृषि है, तो इन लोगों ने क्या है, हमारा कृषि प्रधान राज्य है, उस पे ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास वापस। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, प्रद्युमन जोशीला जी। रिक्वेस्ट है, मैंने जी सर। पूजा जी मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने दवाई लेने जाना है, अगर मेरी बात पहले पूरी करवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, नहीं मैं इंतजार करूं। आप बोलिए सर अपनी बात, अगर मेरे को इजाजत। जी पूजा जी, देखिए मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 5वें नंबर पर है। ये नहीं इन्होंने बताया कि हरियाणा कर्ज के मामले में 6ठे नंबर पर आ गया। पूरे देश में जितने प्रदेश में उसमें 6ठे नंबर पर हरियाणा है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। देखिए उन्होंने बताया, उन्होंने आंकड़ा ठीक नहीं बताया। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारी पर कैपिटा इनकम 3,58,176 रुपए है। इसका मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति पर कैपिटा इनकम 29,848 रुपए। अगर इसमें से गुड़गांव और फरीदाबाद को, कि मेजर शेयर वहां पे 70% शेयर वहां, अगर उसका शेयर निकाल दे गुड़गांव और फरीदाबाद, तो पर कैपिटा इनकम की हालात इतनी पतली हो जाएगी। मैं आपको वास्तविकता बताना चाहता हूँ। कोई भी शहर ले लीजिए, कोई भी गांव ले लीजिए, हमारी महिला, हमारी बहनें बेटियां सवेरे 7 बजे जाती हैं फैक्ट्री में, 8 साढ़े 8 बजे पहुंचती हैं, शाम को 7 बजे वापसी आती हैं और 6,000 रुपए महीना लेती हैं। हकीकत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब यह है कि हम अमीर हो गए। पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब है कि हमारे बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, और मध्यम वर्ग पिस रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बोझ मध्यम वर्ग पे है। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आम व्यक्ति अमीर हो गया। आम आदमी की परचेजिंग पावर, जिससे हम खरीद क्षमता बोलते हैं, वो कहाँ है? आप ही देख लीजिए।
पूजा जी, आपकी खरीद क्षमता 10 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। तो ये चीजें सोचने की हैं। हमने कहीं कोशिश नहीं करी कि आम आदमी की आमदन बढ़े, आम आदमी की खरीद की क्षमता बढ़े, हमने कहीं कोशिश नहीं करी ना, सरकार ने करी। दूसरा, आपने मेरे भाई से पूछा था, कांग्रेस के साथी से, कि आप क्या क्या मुद्दे उठाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हमारी इनेलो क्या क्या मुद्दे उठाने वाली। देखिए, अपराध लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में। अपराध कैसे नियंत्रण हो, नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? नशा लगातार बढ़ रहा है। कभी हम उड़ते पंजाब की बात करते थे, आज उड़ता हरियाणा, उड़ता अंबाला, उड़ता फरीदाबाद, सब नजर आ रहा है। नशा इतना बढ़ गया, और सूखा नशा जिसकी चपेट में एक बार जो बच्चा आ गया, उसकी मृत्यु के पश्चात ही वो छूटता है। ये नशा क्यों बढ़ रहा है? इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में कितने पद खाली हैं, टीचर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, प्रोफेसर के। 12 साल से इनकी सरकार है। ये कहते हैं हमने बहुत नौकरियां दी। मैं मान गया इन्होंने बहुत नौकरियां दी, लेकिन कम से कम ये तो बता दें कि पिछले 12 साल में कितने लोग रिटायर हुए। जितने रिटायर हुए उतने खाली पद हुए। अब 2024 के चुनाव से पहले 2,09,106 पद खाली थी, और आज 2.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। 25,000 तो सिर्फ पुलिस के पद खाली हैं। ये पद खाली क्यों है? स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था इतनी गलत है कि कोई भी व्यक्ति, आप, मैं, कोई भी आम जन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। 1500 का, 1 मिनट में खत्म करूं, 1500 करोड़ रुपए का अनिल विज ने खुद माना कि श्रम विभाग में घोटाला हुआ। उस घोटाले के ऊपर सरकार को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न है हमारा। उस घोटाले के ऊपर बताना पड़ेगा कि ये घोटाला किस तरीके से हुआ, जबकि सरकार कहती है हमारा प्रशासन बहुत पारदर्शी है। और मैं राज्यपाल जी का भाषण देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है पारदर्शी और बढ़िया प्रशासन देना। क्या ये पारदर्शी व्यवस्था है? हर एक विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं। बस एक बात कह के खत्म करूं, चंडीगढ़ के लिए नई व्यवस्था, जो हमारी विधानसभा का नया स्वरूप था, उसके लिए हमारे को चंडीगढ़ में नई जगह चाहिए थी। आज तक वो जगह की व्यवस्था नहीं कर पाई बीजेपी, जबकि केंद्र में भी इसकी सरकार है। ये चंडीगढ़ पर अपना हिस्सा लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनेलो किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। SYL के ऊपर 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट वो नैन का निर्माण करवाए। आज तक क्या कार्रवाई हुई? ये सिर्फ लिपापोती करने वाली पार्टी है, और जनता आज दुखी है। मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा। इन्होंने कहा हमारी तीसरी बार सरकार बनी, बिल्कुल बनी। आप देखिए 2019 में इनेलो की 2 फाड़ हो गया, इसलिए इनकी सरकार बन गई। 2024 में कांग्रेस की सरकार बननी थी, कांग्रेस की कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से इनकी सरकार बन गई। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग दुखी है, और इस सरकार को चलता करने की वो तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी। सर, मैं लौट रही हूं आपके पास वापस। एक बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है। कांग्रेस ने सरकार पर प्रहार किया है। हरियाणा सरकार पर रणदीप सुरजेवाला बरसते नजर आए। बीजेपी को हर मोर्चे पर फेल बताया है, हानिकारक बताया है। हानिकारक बीजेपी के फेल, डबल इंजन के रेल, ये सब कुछ कहा है। विकास की पटरी से हो चुकी है डीरेल। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है केंद्र के बजट में हरियाणा को कुछ खास नहीं मिला, और इस बजट से भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन हरियाणा की जनता तो देखिए उम्मीदें लगा के बैठे है। बजट जब पेश किया जाएगा, ऐसे में क्या कुछ हर वर्ग के लिए निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस हमलावर है, सरकार पर प्रहार किया है। हरियाणा सरकार पर रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है। हानिकारक बीजेपी के फेल, डबल इंजन के रेल, विकास की पटरी से हो चुके हैं डीरेल। केंद्र के बजट में हरियाणा को कुछ भी नहीं मिला, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार घेर रही है अभिभाषण के बाद से ही, और इसी पर हम दरअसल बात भी कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बजट में निकलकर सामने आ सकता है। आज अभिभाषण हुआ, तो इस अभिभाषण में विकसित हरियाणा 2047 का विजन जो था वो कितना नजर आया है, इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभिभाषण हो रहा था, अब बजट भी पेश हो जाएगा, लेकिन विकसित हरियाणा 2047 का विजन जो आज सामने रखा गया है, आपके एनालिसिस के मुताबिक कितना विजनरी वो था? देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक ये बड़ी खूबी है कि वो आज क्या कर रही है उस काम को बताने की बजाय अगले 20, 30, 40 साल में बाद क्या होना है या क्या हम करेंगे वो बताती है, जिससे लोग आज के वर्तमान को भूल जाते हैं और जो भविष्य है उसकी कल्पनाएं करने लग जाते हैं। बताना तो ये चाहिए था हर बार कि आज धरातल पर क्या हालात है,
आज हम देख रहे हैं प्रदेश में किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, आए दिन कोई ना कोई मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। उसके बावजूद जो है सरकार जो क्विक एक्शन सरकार को लेना चाहिए वो नहीं ले रही है। आए दिन अवैध कॉलोनियां प्रदेश के हर इलाके में कट रही हैं। पहले हालात ये थे कांग्रेस के राज में कि ये कॉलोनियां शहरों में कटती थी, आज हालात ये कि गांवों में कॉलोनियां कट गई हैं। आज जिस ढंग से वातावरण प्रदेश का है, अगर यूं ही चलता रहा तो अगले 5 साल के बाद प्रदेश में अनाज का भी टोटा हो जाएगा, क्योंकि खेती किसानी की जो जमीनें हैं उसके एक बड़े हिस्से में ये अवैध कॉलोनियां कटती रहेंगी और सरकार चूं भी नहीं कर रही है। बजट हर आदमी को प्रभावित करता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा ये भी मानना है चाहे केंद्र सरकार बजट पेश करती है चाहे प्रदेश की सरकारें करती हैं, वो एक आंकड़ों की बाजीगरी होती है जिसको प्रदेश और देश के ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है। हम देखते हैं जब बजट पेश किया जाता है कि ये चीजें सस्ती हो जाएंगी, ये चीजें महंगी हो जाएंगी, और जब 1 अप्रैल को हम कोई वही चीज खरीदने जाते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं नजर आता। ये ठीक है कि जीएसटी की दरें कम होंगी, इनकम टैक्स की कम होंगी, बढ़ेंगी, इनसे तो जरूर प्रभावित होता है हर आदमी, लेकिन कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि बजट को एक तो सिंपली वे में होना चाहिए ताकि हर आदमी समझ सके कि इसका कोई फायदा भी है कोई या हमें कोई फायदा नहीं है। अक्सर सरकारें चुनाव को नजदीक देखते हुए लोगों को लॉलीपॉप देती हैं, बाकी जो साल होते हैं उनमें कोई विशेष जो है जनता को फायदा नहीं होता। अभी हमने केंद्र सरकार का बजट देखा जिसमें ना तो हरियाणा को भी कोई विशेष नहीं मिला और ना ही जो इनकम टैक्स के स्लैब थे उसमें भी कोई विशेष जो है जनता को फायदे वाला काम नहीं किया। जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण की बात होती है, जो मुख्यमंत्री या जो प्रदेश की सरकार चाहती है वही राज्यपाल जो है अक्सर बोलते हैं। बिल्कुल विजन 2047 की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बार बार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर करते हैं, लेकिन उनको 2026 में आज क्या चल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कल ही एक डिबेट में जो आपके चैनल पर चल रही थी कि किस तरह से एक ही गांव में इतनी मौतें हो रही हैं और प्रदेश की सरकार जो है जब कोई घटना घट गई उसके बाद जो है उस गांव की तरफ रुख करती है। आज हालात ये है कि सबसे ज्यादा अगर पैसा लगाने की किसी क्षेत्र में जरूरत है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, जो 2 मूलभूत जरूरतें हैं, उनकी तरफ प्रदेश की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने बुरे हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं संभवतः वो किसी राज्य में नहीं हुए होंगे, ऐसे हालात हैं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने एक बहुत बड़ा सवाल और है इस बजट में जिस पर पूरे हरियाणा की निगाहें हैं। वर्षों बाद हरियाणा को एक नया जिला मिला है हांसी। इस बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री हांसी के लिए क्या विशेष प्रावधान लाते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया जिला बनता है तो उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसमें नए ऑफिसेज भी चाहिए, तो हांसी को क्या पैकेज देते हैं इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। ठीक जी, लॉटरी सर मैं आपके पास। विजेंद्र जी, सब कह रहे हैं कि आप 47 की बात कर रहे हैं, 26 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि 26 में क्या काम हो रहा है, क्या आपने 25 में किया है, क्या आप इस 26 में आगे करने वाले हैं? आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, एक बिग पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन जो अभी सामने की पिक्चर है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। विजेंद्र जी। मैडम होल्ड पे किया आप लोगों ने, शायद मुझे वॉइस नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है विजेंद्र जी? आप लोगों की तरफ से होल्ड पे हुआ है शायद। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है विजेंद्र जी? अभी वो कनेक्ट नहीं हुए हैं हमारे साथ। ठीक है विजेंद्र जी दोबारा से कनेक्ट होते हैं हमारे साथ तो उनका रुख करेंगे। अब हम मैं रुख करना चाहती हूँ यहाँ पर अब गुलशाद अली जी, आपका इस बार तमाम वो मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी तमाम वो मुद्दे हैं जिसके तहत आप चाहते हैं कि चर्चा हो, बात हो, लेकिन अगर हर मुद्दे पर सिर्फ टकराव होगा तो फिर वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा ना सर? नहीं मैडम, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो लोकतंत्र में विश्वास करती है, लेकिन जनता के मुद्दों पर वो लड़ेगी भी और एक तरह से उसके लिए प्रोटेस्ट भी करेगी। क्या इस बजट में चर्चा महंगाई पर होगी?
क्या बेरोजगारी पर होगी, क्या किसानों और व्यापारियों पे होगी, क्या चर्चा इसमें कर्मचारियों पर होगी, क्या खिलाड़ियों पर होगी? तो हमारे यही उद्देश्य है कि भाई उन लोगों को भी एक तरह से अच्छा एलोकेशन मिलना चाहिए। और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में तो आप लोगों को पता है भाई, किसी भी देश का मुस्तकबिल उसी पे तय होता है कि उस देश का शिक्षा कैसी है, गवर्नमेंट प्रायोजित, प्राइवेटाइजेशन नहीं। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का देखो आप लोगों ने क्या देखा है। तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में वो क्या करते हैं, अपनी मोनोपोली चलाते हैं। और एक आम आदमी का बच्चा अगर उसके लिए गवर्नमेंट के सेक्टर में अगर अच्छे स्कूल नहीं होंगे तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे, वो कैसे स्वास्थ्य से अपने खिलवाड़ करेगी सरकार अगर उसको एलोकेशन नहीं देगी। आप लोग देख रहे हैं आयुष्मान योजना के लिए सभी हॉस्पिटलों के पास पैसा नहीं है। और हमारे विजेंद्र जी बता रहे हैं कि भाई हम 2047 में, यानी ये लोग भविष्य के ऐसे सपने दिखाते हैं, ये स्वर्ग की बातें करते हैं और जमीन पे रहते हैं ये। या तो इन लोगों को ब्रह्मांड में चला जाना चाहिए, वहीं पे अपनी सरकार बना ले। यूनिवर्स में भी तो अपनी सरकार बना सकते हैं। इंडिया जो है एक विकासशील देश है और ये विकसित होने की बातें रखते हैं 2047 में, जबकि हमारी जीडीपी का क्या हाल करा है, मनमोहन सिंह के टाइम में 13 पॉइंट कुछ थी, जो कि 5 पे आ गई है। और ये बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश, वो हमारे से अच्छी उसकी जीडीपी होगी है, बताओ। तो ये लोगों ने तरक्की कहा कि इन्होंने तो उल्टा देश को एक तरह से ये पीछे ले गए हैं। और अगर हमारी सरकार भी आ जाती है अभी 2029 में, तो भी हमें एक तरह से इनके गड्ढे भरने पड़ेंगे। वो तो ठीक है सर, हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में मर्ज करने को लेकर कांग्रेस बड़ा विरोध कर रही है। सीएम का कहना इस पर यह है कि बोर्ड को मर्ज किया गया है, स्टाफ का ध्यान रखा गया है, हाउसिंग फॉर ऑल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नेचर ऑफ वर्क एक जैसा है। और हाउसिंग बोर्ड का काम इतना नहीं है, इससे किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को क्यों समस्या है फिर? और इसी को लेकर एक रिएक्शन गुलशाद जी आपके बाद में ओंकार जी आपसे भी चाहूंगी इस पर। जनाब ये जो सरकार है ना, ये सरकार ये सिर्फ ये क्या नाम बदलने की इसमें बहुत ये इंटरेस्ट लेते हैं। कहीं पर भी किसी का नाम बदल दिया, किसी का योजना का नाम बदल दिया, उसको नीति आयोग बना दिया, योजना आयोग को, ये चीजें करना इनके लिए आम बातें हैं। लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी लेके आना और उसमें विकास दिखाना, ये डिफरेंट चीज है मैडम। इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ पब्लिक के बीच में अपने कुछ नुमाइंदों को उतार देते हैं और उसको एज ए इवेंट कंपनी के रूप में उसको लेते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बीजेपी का हाईटेक तरीके से एक तरह से लोगों के बीच में जाती है प्रचार प्रसार के अंदर। और बचा कुचा ये क्या करते हैं भाई, ऑपरेशन लोटस चला के क्या सरकारें बनाना जानते हैं, वोट चोरी के द्वारा सरकार चुनते हैं, जनादेश इनको मिलता है। प्रॉब्लम क्या है वो, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड, ये पूछा है मैंने। हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में मर्ज करने में प्रॉब्लम क्यों है, विरोध क्यों किया गया उसका? आज सदन में भी विरोध हुआ है इसका। देखो उसके लिए जो उसके नुमाइंदे हैं, उसके जो जॉब उसमें लोग एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो लोग भी उसमें ये एक तरह से ये क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। और कुछ लोगों भी इन्होंने लैप्स किया इसी तरीके से, ये लैप्स नीति अपनाते हैं, लैप्स नीति करके ये विलय करके उसको क्या करते हैं, बाद में खत्म कर देते हैं। तो ये लोग, इनका जो मनसा है ना, इसको एचएसवीपी को चेंज करने की इनकी ये है कि इसको लैप्स कर देंगे बाद में। अच्छा, उसे बंद कर दे एट लास्ट, इस इंटेंट के साथ वो आगे काम करे। ठीक है ओंकार जी, ठीक है सर, समझ गई मैं आपका जवाब। ओंकार जी आपका रिएक्शन भी इस पर मैं चाहूंगी। आपके हिसाब से फैसला ठीक है या फिर कुछ और बेहतर हो सकता था? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है सर, में भी शायद म्यूट है आपकी ऑडियो। पूजा जी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब क्लियरली आ रही है। पूजा जी देखिए, दो अलग अलग विभाग हैं, हाउसिंग बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। दोनों की जॉब भी अलग अलग है, दोनों का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। तो इनको दिक्कत क्या है, जब दो विभाग अलग अलग है तो माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो अलग विभाग होने से ज्यादा बढ़िया हो जाती है। ठीक है, आपने मर्ज कर दिया, मर्ज करने के पश्चात आपने पिछले 12 वर्ष से इनकी सरकार है, एक भी हुड्डा का सेक्टर किसी शहर में काटा गया हो, एक तो बता दो। एक भी हाउसिंग बोर्ड का एरिया डेवलप किया गया हो तो बता दो। ये विकास की तरफ इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ धार्मिक राजनीति के ऊपर है। हिंदू मुस्लिम कर लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लो और मंदिर मस्जिद कर लो। ये 6 शब्द इनकी डिक्शनरी में से निकाल दो, इनके पास कहने को कुछ भी नहीं रह जाएगा। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, ट्रेड डील हुई, बहुत अच्छी बात है, ट्रेड डील होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील जो हुई वो सवालों के घेरे पे है। अभी विपक्ष इस पे मुखर नहीं है क्योंकि इसके आंकड़े सामने नहीं आए। ट्रेड डील की सारी शर्तें सामने आनी चाहिए। पहले अमेरिका को जब हम सामान देते थे तो उस पर भी टैक्स लगता, उस पर ड्यूटी लगती थी। अब क्या पोजीशन होगी, जो हमारा सामान वहां जाएगा उस सामान के ऊपर तो हमें 18% ड्यूटी लगेगी।
मतलब हमारा सामान वहां के लिए महंगा हो जाएगा। पहले ये ड्यूटी 3% थी, 3% से अमेरिका ने कुछ ही समय पहले जब विवाद बढ़ा मोदी जी का और ट्रंप का, उसको 50% कर दिया, अब कम करके 18% कर दिया। मतलब 3% वाली ड्यूटी 18% कर दी। और जो माल अमेरिका से यहाँ पे आएगा, सोचना जरा जो मैं कहने वाला हूँ, उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। और यहाँ पे हमारे किसान कितने हैं? हमारे 70% आबादी किसान है आज भी। और किसान की जमीन कितनी है? 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़। हमारे यहाँ पे किसान जिनके पास 1000 एकड़ जमीन है नहीं है, छोटे किसान है, उनके ऊपर तो चकबंदी का नियम लागू हो जाता 32 एकड़ के बाद। लेकिन अमेरिका में जो किसान है उनके पास जमीन, मेरी बात पूरी हो लेना फिर आप देना। अमेरिका में जो किसान उनके पास, जी बस मैं खत्म कर रहा हूँ। हजारों एकड़, आपने दवाई का बहाना लेके पहले बोल लिया, फिर दवाई लेनी है क्या आपको? आप कितनी बार दवाई लेंगे? मेरी बात आपने बोला था मेरे को दवाई लेनी है, आपने बोला मेरे को दवाई लेनी है, आपने बोला मेरे को दवाई लेनी है। विजेंद्र जी ऐसे ये दवाई की बातें मत करिए प्लीज। इन बिटवीन आप अवेलेबल नहीं थे सर, बाकी पूरा पैनल अवेलेबल था, सबसे बात हो रही थी। तो वी आर कमिंग बैक टू यू ओनली। आप ही देखिए, आपका जवाब देना बनता है हर चीज पे, तो आप ही से सवाल किया जाएगा। शॉर्ट में आप कंप्लीट करिए ओंकार जी, फिर प्रद्युमन सर मेरा सवाल आपसे है, और शॉर्ट में ओंकार जी, इन शॉर्ट। जी पूजा जी मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे 70% किसान है, वहां पे मात्र 8% किसान है। जब वो बड़े बड़े किसान जिनकी जमीन 5000 एकड़ 10,000 एकड़ है, उनका प्रोडक्ट हरियाणा में या इंडिया में आएगा, आप जरा सोच इमेजिन कीजिए कि हरियाणा वाले किसानों का क्या होगा। मैं अपनी बात को खत्म करके समाप्त करता हूँ। वास्तव में मैंने दवाई लेनी थी। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका बहुत बहुत। और विजेंद्र जी आप जितना मर्जी बोलना, मैं आपको सुनूंगा जरूर बाद में, लेकिन बुरा ना मानो, मैं वास्तव में दवाई लेने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। ठीक है, मैं विजेंद्र जी आऊंगी आपके पास, लेकिन प्रद्युमन सर से उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन लेना है। ये हम दरअसल अभी बात कर रहे थे हाउसिंग बोर्ड को HSVP में मर्ज करने को लेकर। प्रद्युमन सर आपके हिसाब से ये प्रशासनिक सुधार आपको लगता है या फिर संस्थाओं को कमजोर करने का कदम लगता है जो विपक्ष कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यू? इन शॉर्ट, समय क्योंकि अब खत्म होने वाला है। तो ऐसा है मैडम, ये जो HSVP है, पहले इसको हुड्डा नाम था, हुड्डा से इसको HSVP बना दिया। पिछले मनोहर लाल जी का कार्यकाल हो या नायब सिंह सैनी का कार्यकाल हो, एक भी सेक्टर किस शहर में काटा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना इससे पहले सेक्टर कटा करते, उन सेक्टरों में भी जो है ड्रॉ के माध्यम से वहां प्लाट मिल जाया करते। आज हालात ये है कि हिसार जैसे शहर में सेक्टरों में 2-2 लाख रुपए गज के रेट है। आम आदमी वहां कैसे लेगा? दूसरी, HSVP और जो हाउसिंग बोर्ड को आप जो सरकार मर्ज करना चाह रही है, आज हालात देखो HSVP की क्या है। जो सेक्टर है उनमें रोड टूटे हुए हैं, बिजली और सीवर के हालात से सब जनता वाकिफ है। हालात ये कि सेक्टरों के लोगों को HSVP के कार्यालय में जा करके धरने देने पड़ रहे हैं। प्रदेश की सरकार को मर्ज करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मर्ज करना ना करना वो सरकार का अधिकार है, लेकिन मर्ज करने के बाद उस डिपार्टमेंट को सही ढंग से चलाए। तो अब जैसे बैंक बहुत ज्यादा थे, उन बैंकों को भी मर्ज किया गया। मर्ज करने से फायदा भी है और नुकसान भी है। सरकार की मंशा क्या है, असली कहानी ये है। अगर सरकार की मंशा सही है तो इसका फायदा भी हो जाएगा, सरकार की मंशा सही नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि HSVP जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम उसको करते देना चाहिए। अगर हाउसिंग बोर्ड को भी मर्ज कर रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है। सरकार कई बार अपने खर्चे कम करने के लिए इस तरह के काम करती है, लेकिन उसमें मंशा ठीक होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द इंटेंट? विजेंद्र जी आप आखिरी सवाल के साथ आपके साथ, इंटेंट क्या है हाउसिंग बोर्ड को HSVP में मर्ज करने को लेकर? कैसे प्रशासनिक सुधार होगा इससे? देखिए मैडम, सरकार का निर्णय है, सरकार ने सोच समझ कर निर्णय लिया है, और सरकार की जो इच्छा है, सरकार की जो इंटेंशन है, वो हरियाणा प्रदेश की जनता उस पर विश्वास करती है। और यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देकर के जनता जनार्दन ने बनाया है। प्रशासनिक सुधार होगा क्या? केवल इतना तो नहीं मान सकते ना कि हमें विश्वास है तो आप कुछ भी कर लीजिए, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या होगा इससे?
निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार है मैडम। देखिए हाउसिंग बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी क्योंकि वो काम ठीक से हो नहीं पाता था, ओवरऑल काम, उसके बाद फिर भी HSBP डिपार्टमेंट जो पुराना हुड्डा होता था उन्हीं को करना पड़ता था। बहुत सारी चीजें होती थी कि वो डिसीजन वहीं से होते थे, काम वही होता था। इसलिए प्रॉपर तरीके से उसको करने का सरकार का ये प्रयास है कि जो काम की गति है उसको बढ़ाने का काम हो और जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। जनहित में हमने ये काम किया है। और जिस तरह से इनेलो के साथी प्रवक्ता ने मैडम बताया, वो किसानों की बात कर रहे थे, उनको ध्यान होना चाहिए कि हरियाणा की सरकार ऐसी सरकार है जो पूरे देश के अंदर 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अपने किसान को 12 की सबसे सस्ती बिजली हरियाणा की सरकार देने का काम करती है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार 2014 से लेकर अभी तक लगभग 3.25 लाख 12 के कनेक्शन हमारी सरकार ने देने का काम किया है। कांग्रेस सरकार ने डार्क जोन घोषित करके किसानों को नए 12 कनेक्शन देने पे रोक लगाए होने का इन्होंने काम किया था। 2014 से लेकर अब तक लगातार हमने 3.25 लाख के आसपास किसानों को 12 के कनेक्शन देने का काम किया है। कुसुम योजना के माध्यम से लगभग 1,88,611 के आसपास सोलर पंप हमने किसानों को लगा करके दिए हैं। 3200 रुपए वृद्धावस्था पेंशन के साथ साथ, चाहे वो विधुर पेंशन है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन है, चाहे वो अन्य तरह की गंभीर बीमारियों की पेंशन है, ये देने का काम हमारी सरकार ने हर साल हर महीने इस पे 1,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च होता है और सभी पेंशन को मिला करके लगभग 40 लाख के आसपास लाभार्थी बनते हैं। और जो ये इनेलो के साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये बार बार भ्रष्टाचार की मैडम जो बात करते हैं, इनेलो को गए देखो कितना समय हो गया, ये 90 सीटों में से लगभग 88 सीटों पे इनकी जमानत जब्त है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, गुंडागर्दी की, कंपनियों के सामने गड्ढे खोदे और इनेलो के गुंडा राज को आज भी जनता जब याद करती है, इसीलिए इनको हर चुनाव में हराने का काम करती है। चुनाव में हार के बाद हताशा में इस तरह की बात करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है मैडम, देखिए कांग्रेस पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है। इनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं, पल्ले नहीं है दाने।